दोस्तों, भारत ने पहली बार अपने सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, जिसने डीआरडीओ को पूरी दुनिया में उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में डाल दिया है जिन्होंने इस तरह के डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा भारत का नेत्र अर्ली बॉर्न सिस्टम में इंडोनेशिया और पेरू की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होने वाली है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भारत ने अपने एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है। 23 जुलाई 2026 को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा के तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से पहली बार कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत ने लंबी दूरी से आने वाले हवाई खतरों को रोकने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस मिसाइल ने एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को निशाना बनाया, जो तेज गति और अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान या मिसाइल जैसा बनाया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। कुशा केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें मिसाइल के साथ आधुनिक रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और अन्य जरूरी सिस्टम शामिल है। इन सभी तकनीकों को डीआरडीओ की अलग अलग लैब और भारतीय उद्योग साझेदारों ने मिलकर विकसित किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को भविष्य में इस तरह की विदेशी एयर डिफेंस प्रणाली पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और देश आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की दिशा में आगे बढ़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को भारतीय रक्षा अनुसंधान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी की एयर डिफेंस मिसाइल विकसित करने की क्षमता दुनिया के केवल कुछ ही देशों के पास है और अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है। उनके अनुसार इस उपलब्धि से न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश की हवाई सुरक्षा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। वहीं इस परीक्षण के दौरान रक्षा सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह भी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। परीक्षण सफल होने के बाद उन्होंने इस परियोजना से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी टीम को बधाई दी। कई वर्षों की मेहनत के बाद ये सफलता हासिल हुई है और इसे भारत के एयर डिफेंस कार्यक्रम के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि इस सफल परीक्षण के बाद एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर परीक्षण में प्रोजेक्ट कुशा का कौन सा इंटरसेप्टर इस्तेमाल किया गया था। डीआरडीओ ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में केवल इतना बताया है कि परीक्षण सफल रहा, लेकिन ये नहीं बताया कि मिसाइल का कौन सा वेरिएंट उड़ाया गया। यही वजह है कि अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अपनी राय देने लगे। बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये शायद M2 इंटरसेप्टर हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह परीक्षण के बाद जारी हुई तस्वीर थी। उन तस्वीर में मिसाइल के पीछे एक बूस्टर दिखाई दे रहा था। पहले जारी किए गए डिजाइनों में M1 मिसाइल के साथ ऐसा बूस्टर नहीं दिखाया गया था, जबकि M2 इंटरसेप्टर को बड़े बूस्टर के साथ दिखाया गया था। इसीलिए पहली नजर में ऐसा लगा कि डीआरडीओ ने शायद M2 का परीक्षण किया है, लेकिन बाद में तकनीकी स्तर पर तस्वीर का विस्तार से अध्ययन किया गया तो कहानी कुछ और नजर आती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी मिसाइल की पहचान केवल उसके बूस्टर से नहीं होती, बल्कि उसके पूरे एयरफ्रेम और खासकर पंखों यानी फिन्स की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वह जगह है जहां तस्वीरों ने एक अलग संकेत दिया। जांच में सामने आया कि परीक्षण में दिखाई देने वाली मिसाइल के फिन्स बीच वाले हिस्से यानी मिड बॉडी पर लगे हुए थे। ये डिजाइन M1 इंटरसेप्टर की खास पहचान मानी जाती है। दूसरी ओर M2 इंटरसेप्टर में फिन्स आगे की तरफ नाक के पास लगाए गए हैं। परीक्षण वाली तस्वीरों में ऐसा डिजाइन दिखाई नहीं दिया, इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये M2 नहीं बल्कि M1 का नया और अपग्रेड किया गया संस्करण हो सकता है। एक और दिलचस्प बात यह रही कि मिसाइल में लगाया बूस्टर भी M2 के आधिकारिक डिजाइन में दिखाए गए बूस्टर जितना बड़ा नहीं था। इससे ये संभावना मजबूत होती है कि डीआरडीओ ने M1 इंटरसेप्टर में नया प्रोपल्सन सिस्टम या नया बूस्टर जोड़कर उसकी क्षमता बढ़ाई है। मिसाइल विकास कार्यक्रमों में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है। परीक्षण के दौरान वैज्ञानिक लगातार डिजाइन, इंजन, कंट्रोल सिस्टम और एरोडायनामिक्स संरचना पर बदलाव करते रहते हैं, ताकि मिसाइल का प्रदर्शन बेहतर हो सके। एक और कारण जिससे भ्रम बढ़ा वह था मिसाइल पर किसी स्पष्ट पहचान चिन्ह का ना होना। आमतौर पर परीक्षण के दौरान अलग अलग प्रोटोटाइप पर कुछ सीरियल नंबर या पहचान संबंधी निशान होते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएंट उड़ाया गया। लेकिन इस बार जारी तस्वीरों में ऐसा कोई स्पष्ट
स्पष्ट मार्किंग दिखाई नहीं दी। इसीलिए विशेषज्ञों को केवल मिसाइल के डिजाइन के आधार पर ही अनुमान लगाना पड़ा। अगर प्रोजेक्ट कुशा की मौजूदा विकास योजना को देखा जाए तो M1 वाला अनुमान ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 250 किलोमीटर तक मार करने वाले M2 इंटरसेप्टर का विकास अभी जारी है और उसके परीक्षण वर्ष 2027 में होने की उम्मीद है। DRDO की ओर से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि M2 का परीक्षण को पहली बार कर लिया गया है। इसीलिए फिलहाल अधिकांश तकनीकी विश्लेषण इस ओर इशारा करते हैं कि हाल ही में उड़ाई गई मिसाइल वास्तव में अपग्रेडेड मार्क 1 इंटरसेप्टर थी। वहीं अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो इसका मतलब ये होगा कि नए बूस्टर की मदद से M1 की क्षमता पहले से काफी बढ़ गई है। रक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले की तुलना में अब इसकी मारक दूरी लगभग 120 से 150 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इससे ये भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस प्रणाली का और भी मजबूत हिस्सा बन जाएगी। भविष्य में M2 और M3 जैसी लंबी दूरी वाली इंटरसेप्टर इसके साथ मिलकर कई स्तरों पर हवाई सुरक्षा प्रदान करेंगे। बहरहाल इस परीक्षण के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसे संक्षेप में नेत्र अवेक्स कहा जाता है, DRDO के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S क्रिस्टोफर ने खुलासा किया है कि साल 2019 के बालाकोट ऑपरेशन के दौरान इस सिस्टम ने इतना शानदार प्रदर्शन किया था कि भारतीय वायुसेना इससे बेहद प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद इंडोनेशिया और पेरू जैसे देशों ने भी इस भारतीय तकनीक में रुचि दिखाई। यह इस बात का संकेत है कि अब भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को दुनिया भी गंभीरता से देखने लगी है। डॉक्टर S क्रिस्टोफर, जो इस समय IIT मद्रास में प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुई हवाई तनाव के दौरान नेत्र अवेक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय यह सिस्टम लगातार आसमान में निगरानी कर रहा था और दुश्मन की हवाई गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। इसके जरिए भारतीय वायुसेना को रियल टाइम जानकारी मिलती रही, जिससे ऑपरेशन को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिली। नेत्र अवेक्स का मुख्य काम आसमान में उड़ रहे लड़ाकू विमान, मिसाइलों और अन्य हवाई गतिविधियों पर नजर रखना है। ये केवल निगरानी ही नहीं करता बल्कि कमांड एंड कंट्रोल में भी अहम भूमिका निभाता है। आसान भाषा में कहे तो ये आसमान में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है जो भारतीय वायुसेना को हर पल दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी देता रहता है। इसी वजह से इसे किसी भी आधुनिक वायुसेना के लिए एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर माना जाता है। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने बताया कि इस सिस्टम के सफल प्रदर्शन के बाद कई देशों की नजर भारत की इस तकनीक पर पड़ी। उन्होंने कहा कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा की यात्रा के दौरान इंडोनेशिया ने नेत्र अवेक्स खरीदने में रुचि दिखाई थी। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने भी भारत से इस सिस्टम के बारे में जानकारी मांगी। इससे साफ है कि भारत की स्वदेशी एयरबॉर्न सर्विलेंस तकनीक अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बना रही है। हालांकि उस समय भारत के पास अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्यात को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। डॉक्टर क्रिस्टोफर ने बताया कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में इस विषय पर गंभीर चर्चा शुरू हुई थी। सवाल ये था क्या भारत अपनी सबसे आधुनिक रक्षा तकनीक दूसरे देशों को बेचे या नहीं। इस चुनौती का समाधान DRDO ने एक खास सुझाव के रूप में रखा। संगठन ने कहा कि भारतीय सेना को मिलने वाले सबसे उन्नत सिस्टम की बजाय निर्यात के लिए अलग संस्करण तैयार किए जा सकते हैं, यानी एक वर्जन 1, वर्जन 2 और आगे के अन्य संस्करण बनाए जाएं, जिनमें कुछ संवेदनशील तकनीकों को सीमित रखा जाए। इससे भारत अपनी महत्वपूर्ण सैन्य तकनीक भी सुरक्षित रख सकेगा और रक्षा निर्यात भी बढ़ सकेगा। दुनिया के कई देश जैसे फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, रूस इसी तकनीक पर काम करते हैं। नेत्र अवेक्स DRDO की सबसे सफल स्वदेशी परियोजनाओं में से एक है। इसे DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम यानी CABS ने विकसित किया है। ये ब्राजील के एम्ब्रियर EMB 145 विमान पर आधारित है, जिसमें आधुनिक आईसा रडार और कई उन्नत मिशन सिस्टम लगाए गए हैं। इसकी मदद से भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी तक निगरानी, लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और युद्ध के दौरान बेहतर कमांड एंड कंट्रोल की सुविधा मिलती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इस तरह के हाई एंड टेक्नोलॉजी भारत को दूसरे देशों को निर्यात करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।